नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित सिंह यश व्यासा योगा यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि मैं तो 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, जॉगिंग जंपिंग खेलता हूँ, तो क्या मुझे योग करना चाहिए या योग और फिजिकल थेरेपी में क्या डिफरेंस है। देखा जाए अगर जब ये प्रश्न ही उठता है तो वहाँ पे व्यक्ति इस शरीर को सिर्फ स्थूल शरीर समझता है। वह मैटर बेस्ड अप्रोच है। जो वेस्टर्न अप्रोच है वह मैटर बेस्ड अप्रोच है। जो ईस्टर्न अप्रोच है, जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, वह इस शरीर को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समझती है। अगर आज हम WHO का डेफिनेशन देखें, यहाँ पे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की बात हो रही है। अगर हम आज के 5000 साल पहले चरक संहिता में देखें, शम दोषा शम अग्नि शम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनसोस्थित विधीयते, दोषा धातु अग्नि मला सब साम्यावस्था में हो, फिर भी उन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है प्रसन्नता इन आत्मा इंद्रिय मन। जब तक प्रसन्न ना हो तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। सेम चीज तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताया गया है। पंचकोश के हिसाब से यह शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं है, सिर्फ स्थूल शरीर नहीं है। यह शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कई बार ये 5 कोश को समझना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। पेशेंट बोलते हैं सर हम तो एक ही कोश को देख रहे हैं, एक ही शरीर में इतना कन्फ्यूज़न है और आप 5 शरीर कैसे बता रहे हैं। उसे समझाया जाए। देखा जाए डेथ बॉडी और लाइफ बॉडी में क्या डिफरेंस है। इसमें प्राण है, उसमें प्राण नहीं है। शरीर तो शरीर है वहाँ पे। तो अन्नमय कोश के बियॉन्ड प्राणमय कोश है, जिसके कारण यह शरीर जीवित है। दूसरा एग्जाम्पल, एक पेशेंट कोमा में है, वहाँ पे अन्नमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है, लेकिन वहाँ पे एक्शन रिएक्शन नहीं है, वहाँ पे मनोमय कोश नहीं है, फिर भी किसी काम का नहीं है शरीर। तीसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति सिजोफ्रेनिक है या बाइपोलर, कभी पूरा वायलेंस, कभी कंप्लीटली साइलेंस। वहाँ पे अन्नमय भी है, प्राणमय भी है, मनोमय भी, एक्शन रिएक्शन है, लेकिन विज्ञानमय कोश की कमी है, इंटेलेक्ट की कमी है, बुद्धि की कमी है। उसके ऊपर देखा जाए, किसी एक इंटेलेक्चुअल एक कंपनी के CEO थे, वो हर साल अपना जॉब चेंज करते थे। शारीरिक रूप से ठीक है, प्राण है, मानसिक रूप से ठीक है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, लेकिन फिर भी लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं है, आनंद नहीं है, तो आनंदमय कोश है। एक आधुनिक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ अपने मोबाइल का। हम सबके पास मोबाइल है, तो जो मोबाइल है वह अन्नमय कोश है, जो फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर वो चार्ज नहीं हो तो किसी काम का है नहीं है। चार्जिंग प्राणा है। अभी 100% बैटरी है, लेकिन सिम कार्ड नहीं है। सो सिम कार्ड नहीं है, फिर भी किसी काम का नहीं। कनेक्शन कैसे होगा? वह मनोमय कोश है। सिम कार्ड भी है, लेकिन एप्लीकेशंस, जिसके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स है। अब वो विज्ञान में कोश है। अभी एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन कनेक्शन ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, वह आनंदमय कोश है। तो ठीक उसी तरह से यह संपूर्ण शरीर 5 कोशों से बना है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जब हम इन 5 कोशों पे काम करते हैं, वह योगा थेरेपी है। और जहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल थेरेपी की बात करते हैं, वहाँ पे सिर्फ हम फोकस करते हैं अन्नमय कोश पे, लेकिन एज पर योगा थेरेपी इसके बियॉन्ड है। जैसे एक और मैं उदाहरण देता हूँ इस पंचकोश को समझने के लिए, 5 शरीर को समझने के लिए। अगर हमारे पास अमृत भी है, हम उसको खाते हैं, अगर हम पचा नहीं पाते तो अमृत किस काम का है? तो आपको अग्नि महाभूत चाहिए डाइजेशन के लिए, आपको पृथ्वी महाभूत चाहिए। अग्नि महाभूत है, डाइजेशन हो गया, फिर पृथ्वी महाभूत चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, आंतों में उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन भी हो गया, आपको वायु महाभूत चाहिए सर्कुलेशन के लिए, और सर्कुलेशन भी हो गया तो आपको आकाश महाभूत चाहिए उसी एक्सेप्टेंस के लिए। अगर इंसुलिन रिसेप्टर्स में रेजिस्टेंस हो गया, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो गया, तो सेल्स उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते, वह आकाश महाभूत है।
और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इनकम एक है, अगर आपने इनकम के बाद सेविंग जो किया वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्राणा है आपने सेव कितना कर रहे हो, सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट वो आपका मनोमय कोशा है। सेविंग भी किया लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट के बाद एप्रिसिएशन, कितना इंटेलेक्चुअली आपने इन्वेस्ट किया, एप्रिसिएशन विज्ञानमय कोश है, और उसका जो खुशी मिलता है वो आनंदमय कोश है। ये सब एक समझाने का तरीका है कि इस शरीर को सिर्फ आप स्थूल शरीर मत सोचिए, यह शरीर इसके बियॉन्ड है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है। योग के माध्यम से आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, अन्नमय के लिए आसना, प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम, मनोमय कोश के लिए मेडिटेशन, विज्ञानमय कोश के लिए सत्संग, काउंसलिंग, आनंदमय कोश के लिए कर्म योगा। तो ये जो पंचकोश बनाया गया है, हमें इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो वह योग थेरेपी होता है। और जो व्याधि है या आधि स्टार्ट होता है मनोमय कोश में। जब हम तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तब वहाँ पे आधि प्रवेश करता है मनोमय कोश में, और धीरे धीरे वह आधि मनोमय कोश से प्राणमय कोश में पर्कुलेट करता है। तो प्राणोद्वेग होता है, अजीर्णत्वम, अतिजीर्णत्वम, कुजीर्णत्वम, और प्राणमय कोश से वह इस वय वपु कलेवर, इस फिजिकल बॉडी में प्रवेश करता है। तो वय प्लस आधि मिलके व्याधि बन जाते हैं। तो जितने हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो स्ट्रेस बॉर्न डिजीज़ हैं, माइंड बॉडी डिजीज़ हैं, उनके लिए योग चिकित्सा बेस्ट चिकित्सा है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी की बात करते हैं। जब हम एक एक कोश का ऑपरेशन करते हैं तो अन्नमय कोश में पंच महाभूता है, प्राणमय कोश में पंच प्राणा है, मनोमय कोश में पंचवृत्तियाँ हैं, और विज्ञानमय कोश में पंच क्लेश हैं। तो इन पंच के अंदर भी पंच हैं जिनके कारण ये होता है। इसलिए जब हम सूक्ष्म रूप में काम करेंगे तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, थेरेपेटिक क्वेश्चन। एक पेशेंट आए हमारे पास, उन्होंने बोला सर मुझे डायबिटीज़ है, रिवर्स होगा? मैंने सुना है आपके संस्थान में डायबिटीज़ रिवर्स होता है। हमने बोला हाँ ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट डे आए, बोले कि मुझे जाना है, वापस जाना है। क्या हुआ? उन्होंने बोला मुझे कोबरा पोस्चर सिखाया जा रहा है। तो मैं बोला कि कोबरा पोस्चर के साथ क्या गलत है? तो बहुत अच्छा है, इसके लिए उपयोगी है। वो बोले मैं तो कोबरा पोस्चर पिछले 10 साल से कर रहा हूँ और मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, मेडिकेशन स्कोर बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप यही कोबरा पोस्चर कराएंगे तो हम इसे नहीं करना चाहेंगे, हम जाना चाहेंगे। हमने उनसे पूछा आप कोबरा पोस्चर करते समय क्या करते हैं? तो बोले क्या आप नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कोबरा पोस्चर करते समय कोबरा पोस्चर करते हैं, मैं तो पंचकोश सोच रहा हूँ, वो सिर्फ एक ही कोश अन्नमय कोश सोच रहे हैं। नहीं, मैंने पूछा जब आप कोबरा पोस्चर करते हैं उस समय आपका ध्यान कहाँ रहता है? तो बोले बस कोबरा पोस्चर के बाद नेक्स्ट पोस्चर कौन सा होगा हम उसके बारे में सोचते हैं, अभी इसके बाद ये करना है, ये करना है। देखिए एक ही कोबरा पोस्चर भुजंगासन जब हम नेक को खींचते हैं तो वह थायराइड में भी काम करता है। वही पोस्चर हमारे अस्थमा में, श्वसन प्रक्रिया में जो बीमारी है उसमें फ़ायदा करता है। वही कोबरा पोस्चर डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है। वही कोबरा पोस्चर बैक पेन के लिए फ़ायदा करता है। तो पोस्चर एक है, बेनिफिट 10 है। आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? यही कोर डिफरेंस है आसना और व्यायाम में। स्थिरम सुखम आसनम, जब आप फाइनल पोस्चर को मेंटेन करते हैं, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाते हैं और वो आपके लिए सुखकारी होता है, वही आसन है। तो उस समय हमें क्या करना है? जब आप स्थिर हो गए, वह सुखकारी है, रिलैक्स द बॉडी। आफ्टर रिलैक्सिंग द बॉडी, धीरे से अपने अवेयरनेस को शिफ्ट करना है बॉडी से ब्रेथ पे। स्लो डाउन द ब्रेथ, और धीरे से ब्रेथ से ब्रेन पे ले जाना है। काम डाउन द माइंड, फिर ब्रेन ब्रेथ बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन, उनको एक साथ ले आना है। देश बंध चित्त से धारणा, यह प्रैक्टिस मैं किस लिए कर रहा हूँ?
अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे पूरा ध्यान अपने पैंक्रियाज पे केंद्रित करना चाहिए। पैंक्रियाज में कहाँ टेल ऑफ पैंक्रियाज में कहाँ आइसलेट ऑफ लैंगरहंस बीटा सेल पे अपने ध्यान को ले जाना चाहिए। अगर हमें अस्थमा है तो हमें अपने ध्यान को लंग्स पे ले आना चाहिए। तो देश बंध चित्त से धारणा, उस देश में आप अपने ध्यान को लेके जाइए। फिर तत्प्रत्ययिकतानता ध्यानम, पहले फोकस कीजिए, बाद में डी फोकस कीजिए, गहरा विश्राम दीजिए। आसना इज अ फिजिकल मूवमेंट विच क्रिएट्स अवेयरनेस टू इंटरनल डीपर ऑर्गन। आसना एक माध्यम है जिससे हम ग्रॉस से सटल, स्थूल से सूक्ष्म शरीर में हम प्रवेश कर पाते हैं और अंदर टारगेट ऑर्गन को हम स्टिमुलेट करते हैं, फिर गहरा विश्राम देते हैं। स्टिमुलेशन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन हेल्प इन रिजुविनेशन। फिर वह प्राण जो वहाँ पे ज़्यादा है उसको हम कम करते हैं और कम है तो वहाँ पे हम ज़्यादा करते हैं। जैसा कि बताया गया मांडुक्य उपनिषद में, लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः। तो स्टिमुलेशन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा आसना में क्या करते हैं, मास्टरी ओवर इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम थ्रू वॉलंटरी नर्वस सिस्टम इज आसना। जैसे हम इस तरह से ये आसन कर रहे हैं, ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, लेकिन इससे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे हम महसूस करते हैं, उसके ऊपर स्वामित्व पाने का प्रयास करते हैं, वह आसन है। ठीक उसी तरह से प्राणायाम। आज के समय में नॉर्मल ब्रीदिंग और प्राणायाम में क्या डिफरेंस, लोग बोलते हैं वहाँ पे भी हम श्वास ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम श्वास ले रहे हैं। जब आप ध्यान पूर्वक धीमी गति से गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेते हैं तो वही नॉर्मल ब्रीदिंग प्राणायाम में बदल जाता है। जैसा कि एक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना। लोग प्रश्न पूछते हैं, सर जब दोनों नॉस्ट्रिल एक ही पाइप में जाके मिलता है श्वास नली में, तो इसे क्यों लेना क्यों छोड़ना। कभी कभी एक नाक ब्लॉक होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा करने से शोल्डर पेन होता है। हम आराम से ध्यानपूर्वक धीमी गति से दोनों नाक से लेंगे छोड़ेंगे। लेकिन अपने शास्त्रों में एक को ह, एक को ठ, एक को सूर्य, एक को चंद्र, एक को ईड़ा, एक को पिंगला बताया गया है। तो इसके पीछे साइंस क्या है, बहुत सारा शोध करने के बाद ऐसा पता चला कि जो राइट नॉस्ट्रिल वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को हम बैलेंस करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को गहरा विश्राम देते हैं, जिससे हमारे शरीर में हीलिंग होता है। ठीक किसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन के लिए एक मेडिसिन होता है बीटा ब्लॉकर। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, वह मेडिसिन आके जो बीटा रिसेप्टर्स हार्ट के चारों तरफ हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक करने से क्या होता है, कॉर्टिजोल को रिसीव नहीं कर पाते, तो पंपिंग नहीं बढ़ता, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ये तो ब्लॉक करने से, लेकिन कॉर्टिजोल तो सिक्रीट हो ही रहा है, यहाँ पे तनाव है, कॉर्टिजोल का सिक्रीशन हो रहा है, वो हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है। तो अंदर एक प्रश्न आता है कि हम इनको ब्लॉक क्यों करते हैं, हम कॉर्टिजोल के ऊपर ही क्यों ना काम करते हैं, हम कॉर्टिजोल को क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं। तो पूछते हैं कॉर्टिजोल कहाँ से आ रहा है, कॉर्टिजोल एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा है। तो एड्रिनल ग्लैंड से पूछते हैं कि आप कॉर्टिजोल को सिक्रीशन को कम करो। एड्रिनल ग्लैंड बताते हैं सर हम तो वर्कर हैं, हमारे ऊपर हमारे मैनेजर हैं, उनका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ACTH छोड़ते हैं, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो हम कॉर्टिजोल रिलीज करते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछते हैं कि मैनेजर साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप मत छोड़िए ACTH, वो बोले साहब हमारे ऊपर हमारे CEO हैं हाइपोथैलेमस, वो कॉर्टिजोल रिलीजिंग हार्मोन छोड़ते हैं, तो हम ACTH छोड़ते हैं। आप CEO से बात कीजिए, ये प्रोटोकॉल है। CEO हाइपोथैलेमस से पूछते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं सर मैं तो नेम शेक का CEO हूँ, मेरे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। वो लिम्बिक कॉर्टेक्स सीट ऑफ इमोशन, कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो जो इमोशंस है वो इन सबको गवर्न करता है। और योग चित्त वृत्ति निरोध, मास्टरी ओवर इमोशन इज योगा। तो जब हम योग करते हैं हम डायरेक्ट इमोशन पे स्वामित्व पाते हैं। अगर ये इमोशनल
चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हुई, इम्बैलेंस हुई, तो साइको, न्यूरो, इंडो, इम्यूनोलॉजी, तो जो ये डिजीज़ का जन्म होता है वो मनोमय कोश मन में होता है और धीरे से मन से प्राणमय, प्राणमय से अन्नमय में वो प्रवेश करता है, जिससे बीमारी जन्म लेती है। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के ऊपर योग का बहुत अच्छा प्रभाव है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक हाइपरटेंशन में एक तो ये हो गया कि हम माइंड के ऊपर डायरेक्ट काम करके कॉर्टिजोल के ऊपर काम करते हैं, तो क्या आसना नहीं करना है? आसना भी करना। जब हम स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, मस्कुलर स्ट्रेच करते हैं, आफ्टर स्ट्रेचिंग तो हमें रिलैक्स करते हैं। तो जब हम मस्कुलर रिलैक्सेशन करते हैं तो फिजिकल लेवल पे हुआ, और थोड़ा डेप्थ में जाइए, मस्कुलर रिलैक्सेशन के बाद वैस्कुलर रिलैक्सेशन कीजिए। अंदर वेसल्स जा रहे हैं, वेसल्स रिलैक्स होंगे। आफ्टर द वैस्कुलर रिलैक्सेशन सेलुलर रिलैक्सेशन कीजिए। तो मस्कुलर टू वैस्कुलर टू सेलुलर पे जब हम जाते हैं तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जिससे हाइपरटेंशन कम होता है। तीसरा है बैरो रिसेप्टर्स। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी में बैरो रिसेप्टर्स है, और बैरो रिसेप्टर्स रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर भी हाइपरटेंशन होता है। नेक मूवमेंट करने से, टाइगर स्ट्रेच करने से बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, बैरो रिसेप्टर सेंसिटिविटी इंप्रूव होता है, हाइपरटेंशन कम होता है। तो हमने बहुत सारे रिसर्च किए डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में। यह योग थेरेपी से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ में भी हमने पाया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को योगा से कम होता है, प्रो इंसुलिन इंसुलिन रेशियो इम्प्रूव होता है, सी पेप्टाइड इम्प्रूव होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं। तो ओवरऑल जो जिस्ट है इसका, जो वेस्टर्न अप्रोच है वह इस शरीर को सिर्फ भौतिक शरीर समझते हैं, स्थूल शरीर समझते हैं, वहाँ पे मैटर बेस्ड अप्रोच है। इसलिए हम डिजीज़ को क्योर नहीं कर पाते, सिर्फ हम कंट्रोल करते हैं, सिर्फ हम सिम्टम्स को ठीक करते हैं। लेकिन जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ है, वहाँ पे वह कॉन्शियस बेस्ड अप्रोच है। वह इस शरीर को सिर्फ शरीर, फिजिकल बॉडी नहीं समझते, वह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर समझते हैं, जो पंचकोश पे आधारित है, जहाँ पे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है। इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी के माध्यम से हम पंचकोश पे काम करते हैं। अन्नमय के लिए आसन, प्राणमय के लिए प्राणायाम, मनोमय के लिए मेडिटेशन, विज्ञानमय के लिए लेक्चर, काउंसलिंग, और आनंदमय कोश के लिए कर्मयोग पे काम करते हैं, जिससे कि जो डिजीज़ है वह डिजीज़ रिवर्स होते हैं और पूर्ण रूप से ठीक होते हैं। और जैसा कि इन सब में मैं बताया, इन सब का मूल है हमारा मन, मनोमय कोश। मनोमय कोश में तनाव के कारण आधी स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो पर्कुलेट होते हुए जब वो वय वपु कलेवर इस शरीर में प्रवेश करता है तो आधी व्याधि बन जाता है। इसीलिए अगर इस व्याधि को ठीक करना है तो मनोमय कोश पे काम करना है, मन को ठीक करना है, अपने आप ये डिजीज़ ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।